जहां एक तरफ इजराइल में 3 बसों में बम धमाके हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल आखिर किस चीज को 10 गुना तक बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गुरुवार देर रात 3 बसों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। ये बसें बाटयाम और होलोन इलाके के पार्किंग में खाली खड़ी थी। धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई। 2 अन्य बसों में भी बम मिले हैं। इजरायली पुलिस ने कहा कि कुल 5 बम एक जैसे थे और टाइमर से लैस थे। बम स्क्वाड ने निष्क्रिय किए गए बमों को सुरक्षित तरीके से हटा दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बम शुक्रवार सुबह धमाके के लिए रखे गए थे, लेकिन इनके टाइमर गलत तरीके से सेट किए गए थे, जिससे रात में ही विस्फोट हो गया। धमाकों के बाद नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्सेज को वेस्ट बैंक में उग्रवादी ठिकानों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में बस और रेल सर्विस पर रोक लगा दी है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें घटना के बाद की है। डैन बस कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि धमाके वाली बसों में से एक बस में सवार यात्री ने पिछली सीट पर एक संदिग्ध बैग देखा था। उसने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे डिपो में पहुंचे, बस से उतरे और बाहर निकलते ही बस में धमाका हो गया। तेल अवीव के पुलिस हेड सरगारोफ ने वेस्ट बैंक से आतंकी हमला होने का शक जताया। सरगारोफ ने कहा कि एक्सप्लोसिव डिवाइस पर कुछ लिखा हुआ था, हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर बदला लेने की धमकी लिखी हुई थी। इजरायली सेना 21 जनवरी से वेस्ट बैंक के उत्तर पश्चिमी इलाके में आयरन वॉल नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान चला रही है। ये ऑपरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही शुरू हो गया था। 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में संदिग्ध फलस्तीनी उग्रवादियों पर कई छापे मारे हैं। फलस्तीनियों की इजराइल में एंट्री भी रोक दी है। वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर टूल कारेम के अल कासिम ब्रिगेड्स ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है कि हम अपने शहीदों का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे जब तक हमारी जमीन पर कब्जा है। हालांकि ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तेल अवीव में बम विस्फोट गुरुवार को 4 इजरायली बंधकों के 100 लौटाने के बाद हुआ। इन बंधकों में सीरी बिबास और उनके 2 बच्चे एरियल बिबास और कैफिर बिबास शामिल थे। 7 अक्टूबर साल 2023 को जब हमास ने इन्हें बंधक बनाया, तब एरियल की उम्र 4 साल और कैफिर की 9 महीने थी। इन बच्चों के पिता यार्डन विबास को इस महीने के शुरुआत में रिहा किया गया था। चौथा 183 साल के ऑन्डेड लिफिस्ट का है। उनकी पत्नी योचवेट के साथ किब्जुनीर ने उसे अगवा कर लिया था। योचवेट को अब इस रूप से छोड़ा गया। हालांकि आपको बता दूं, सबसे अलग चीज ये रही कि यहाँ पर इन्होंने परेड किया और इस परेड से बुरी तरीके से आहत होते हुए भी दिखे नेतन्याहू। हमास शनिवार को 6 बंधकों को रिहा करेगा। ये पहले से तय संख्या से दुगनी है। इन बंधकों के बदले में इजराइल अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार सभी महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के फलस्तीनी लोगों को रिहा करेगा। इसके साथ ही इजराइल मिस्र बॉर्डर के जरिए गाजा में मलबा हटाने वाली मशीनें ले जाने की परमिशन देगा। 3 फेज में पूरी हो रही ये डील और 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फलस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फलस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। कहा जा गया कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा, तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा कराया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी शुरू नहीं हो सकी है। इजराइल ने 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के 100 भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ इन घटनाओं से लड़ रहा है और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। इजराइल बहुत तेजी के साथ भारत के साथ आता हुआ दिख रहा है। 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत इजराइल व्यापार मंच में वाणिज्य और उद्योग
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इजराइल को अपने वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर अगले 12-13 वर्षों में 10 गुना करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने इस व्यापार को निम्न स्तर का करार दिया, उसे उच्च दोहरे अंक तक ले जाने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की। इस मंच में इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर एम बरकत ने भी भाग लिया। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर भी जोर दिया। गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच डीप टेक, फिनटेक, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा, रक्षा, एआई, जल संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने इजरायली कंपनियों को भारत के साथ साझेदारी करने और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई सहायता का लाभ उठाने के लिए भी आमंत्रित किया। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार 2.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 1.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत और इजराइल के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 1992 में औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना है। अभी जो व्यापार चलता है उसके बदले में इजराइल के साथ व्यापार को ही नहीं बल्कि कई दिशा में रिश्तों को सुधारने का प्रयास चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत और इजराइल के बीच महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भी अब यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करने की बात चल रही है। दोनों ने 18 फरवरी 2025 को एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत कई सारे खनिज की खोज के लिए ये दोनों देश साथ में आएंगे और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो साझेदारी है ये साझेदारी खनिज से लेकर डिफेंस से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। भारत वर्तमान में लिथियम, पोटास, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीनीकरणीय ऊर्जा और उर्वरक उद्योगों के लिए आवश्यक है। इजराइल जो टेक्निकली काफी आगे है, इन खनिजों की खोज और प्रसंस्करण में अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। ये साझेदारी भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। एमओयू न केवल खनिज खोज को बढ़ावा देगा बल्कि भारत के उर्वरक क्षेत्र में पोटास की आपूर्ति को भी सुरक्षित करेगा। माना जा रहा है कि एनएमडीसी और नाल्को जैसी कंपनी को इससे लाभ भी मिलेगा। भारत और इजराइल के बीच प्रस्तावित महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी दोनों देशों के बीच बढ़ती तकनीकी और आर्थिक सहयोग का एक बड़ा प्रमाण है। अब कई दिशाओं में दोनों देश साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो दोनों ही देशों के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। खैर, आतंकवाद का मामला हो या फिर सहयोग का मामला हो, हर क्षेत्र में दोनों देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही सही चीज है। दुनिया की सही शक्ति के साथ सही समय पर साथ होना ये बहुत ज्यादा मायने करता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।